अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग ग्रेन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 की डिस्कशन करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 1 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है वो राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहता है कि सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। किसकी वजह से सिलेक्टिवली परमिएबल होती है? फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की वजह से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 में कहता है इफ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली अकर। देखो इससे मिलता जुलता एमसीक्यूज हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस टेस्ट में भी जो है वो देखा था, और वहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट्स समझाए थे कि अगर हम लोग प्लांट सेल को जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, अगर उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। तो जब भी हम लोग प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वो सारा का सारा पानी जो है वो प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, प्लांट सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर टर्गर प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब हम लोग प्लांट सेल को जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो है वो रखते हैं ना, तो उसमें प्लाज्मोलाइसिस होती है, मतलब वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने हाइपोटोनिक की बात की है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लांट सेल को रखने के बाद वहाँ पे टर्गर प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता फिर हम लोग ऑप्शन ए को टिक करते। ठीक है, फोर्थ में कहता है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का ये फंक्शन है कि ये मॉडिफाई करता है और पैक करता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 5 में कहता है कि विच ऑर्गेनेली कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड इट इज़ थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द बैक्टीरिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो अपना डीएनए होता है, इसलिए हम लोग इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। ठीक है, और इसका बैक्टीरिया के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। ये एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 6 में कहता है सेल विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज़ लाइकली इन्वॉल्व्ड इन। देखो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो ये लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम्स जो है वो क्या करती हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 7th में कहता है कि साइटोस्केलेटन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल एंड इज कंपोज्ड ऑफ। कहता है कि साइटोस्केलेटन जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है सेल को। तो वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो इसीलिए प्रोवाइड करती है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 8th में कहता है कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट प्लांट सेल्स इज फैसिलिटेटेड बाय। हमारे पास 2 प्लांट सेल्स जो है वो आपस में प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 9th में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड दैट सर्व एज अ प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इन एनिमल्स। तो हमारे पास जो ग्लाइकोजन होता है ना, ये एक पॉलीसेकेराइड है और एनिमल्स जो है वो अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 10th में कहता है यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर सच एज इट्स हाई स्पेसिफिक हीट एंड कोहेसिव नेचर आर प्राइमरली ड्यू टू। वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट और उसकी कोहेसिव नेचर जो है वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 11th में कहता है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स मेड अप ऑफ। प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 12th में कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर टू। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल हमारे पास अमाइनो एसिड्स की जो है वो सिंपल सी जो है वो सीक्वेंसिंग हुई होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ओवरऑल 3D शेप हमारे पास जो है वो ये टर्शरी प्रोटीन्स में होता है इस तरह। ठीक है, ऑप्शन सी को देखो, कहता है लोकलाइज्ड फोल्डिंग पैटर्न्स लाइक द अल्फा हेलिक्स। ये सेकेंडरी प्रोटीन्स में जो है वो ये स्ट्रक्चर होता है या ये अरेंजमेंट होती है। और हमारे पास मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ये कोटेशनरी प्रोटीन्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अमाइनो एसिड्स की सिंपल सीक्वेंसिंग हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन्स में होती है। नेक्स्ट 13 में कहता है लिपिड्स आर डाइवर्स मॉलिक्यूल्स बट दे आर ऑल। देखो लिपिड्स जो है वो बेसिकली नॉन पोलर होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 14 में कहता है न्यूक्लिक एसिड सच एज डीएनए एंड आरएनए कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू देयर सीक्वेंस ऑफ। तो डीएनए और आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 15 में कहता है एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स दैट फंक्शंस बाय। देखो एंजाइम्स जो है ना ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 16 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। देखो डीएनए में हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होता है। यही इसका मेन डिफरेंस है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
ऑप्शन ए में लिखा हुआ कि आरएनए कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप वाइल डीएनए डज नॉट। तो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जो है वो दोनों में होता है, ठीक है। डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है, यहाँ पे इसने सिंगल स्ट्रैंडेड लिखा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत है। और आरएनए स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। और ऑप्शन डी में इसने लिखा है कि आरएनए में जो है वो थाइमीन होता है, जबकि डीएनए में यूरासिल होता है। ये बात गलत है, यूरासिल जो है वो आरएनए में होता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 17 में कहते हैं रीजन ऑफ एन एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स। तो उस साइट को हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं, जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके अटैच होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 18 में कहता है एंजाइम स्पेसिफिसिटी इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द। एंजाइम के जो है वो हम लोग स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करते हैं उसकी एक्टिव साइट की बेस पे या उसकी शेप की बेस पे। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लॉक एंड की मॉडल में पढ़ा होगा कि एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकती है, ठीक है। तो ये उसी चीज़ को रेफर कर रहा है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 19 में कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ एन एंजाइम विल। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो हमेशा एक्टिव साइट पे जाके अटैच करते हैं और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो एक्टिव साइट के अलावा एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कॉम्पिटिटिव का पूछा है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का वो पूछा तो फिर हम लोग ऑप्शन बी को जो है वो टिक करते। नेक्स्ट 20 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रेट ऑफ एन एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो रेट पे जो है वो कौन कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है? टेम्परेचर, पीएच एंड एंजाइम्स की कंसंट्रेशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 21 में कहता है कि मैनी एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन हेल्पर्स फॉर देयर एक्टिविटी। कहता है कि दीज कैन बी इनऑर्गेनिक कॉइन्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए हमें कुछ नॉन प्रोटीन हेल्पर्स चाहिए होते हैं। उन नॉन प्रोटीन हेल्पर्स को हम लोग को एंजाइम्स या को फैक्टर्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 22 में कहते हैं लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम्स एक्शन डिस्क्राइब। देखो लॉक एंड की मॉडल ने जो है वो ये कहा था कि एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है। देखो जब भी स्पेसिफिसिटी की आप लोग बात सुनो ना तो आप लोग फ़ौरन उस चीज़ को लॉक एंड की मॉडल के साथ रिलेट करो। लॉक एंड की मॉडल ने सिर्फ यही एक चीज़ बताई थी स्पेसिफिसिटी के बारे में। उसने बताया था कि एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, ठीक है। तो कहीं पे भी आप लोग जब ये वाला लफ्ज़ देखो ना तो इसे फ़ौरन लॉक एंड की मॉडल के साथ रिलेट करो। नेक्स्ट MCQ नंबर 23 में कहता है इफ एंजाइम इज सब्जेक्टेड टू द एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर इट में लूज इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू। देखो जब भी हम लोग किसी एंजाइम को जो है वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे रखते हैं ना तो वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को जो है वो लूज़ कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास जो एंजाइम्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं ना वो डीनेचर हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 24 में कहता है प्राइमरी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो वो ATP है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 25 में कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द ग्लूकोज इनटू ATP। द प्रोसेस प्राइमरली अकर्स इन। तो ATPs की प्रोडक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है एनारोबिक रेस्पिरेशन डिफर्स फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन इन दैट ऑफ। देखो एरोबिक में हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन चाहिए होती है, जबकि हमारे पास एनारोबिक में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो नहीं चाहिए होती। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 27 में कहते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। तो फोटोसिंथेसिस में जो है वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28 में कहते हैं ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस केम फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ। देखो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना वो वाटर से आती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि ये चीज़ किस साइंटिस्ट ने प्रूव की थी कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर से आती है। ये कौन से साइंटिस्ट ने प्रूव की थी? उस साइंटिस्ट का नाम आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट 29 में कहता है कैल्विन साइकिल ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन। तो कैल्विन साइकिल जो है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 30 में कहता है फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस दैट अलाउज सेल टू। देखो फर्मेंटेशन जो है वो एक एनारोबिक प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं चाहिए होती। अब इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से हमारे पास NAD प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करवाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 31 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस जनरेट द मोस्ट ATPs पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ये MCQ रिपीट हुए। हम लोगों ने पहले भी इस पर बात की थी कि ग्लाइकोलिसिस में 2 ATPs बनते हैं, ठीक है। क्रेब साइकिल में डायरेक्टली एक बनता है, लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए जो है वो 2 क्रेब साइकिल होते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टोटल
2 ATPs बनते हैं, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जो है वो 26 to 28 ATPs जो है वो बन रहे होते हैं. सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. 32 में कहते हैं कि वायरसेस आर कंसिडर्ड ए सेलुलर बिकॉज, देखो वायरसेस को हम लोग ए सेलुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, इनको होस्ट सेल चाहिए होता है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. इसी वजह से इनको हम लोग जो है वो ए सेलुलर कहते हैं, या इसीलिए हम लोग इनको इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट्स कहते हैं, इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट्स पैरासाइट्स कहते हैं. नेक्स्ट 33 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इन यूकैरियोटिक सेल्स. तो यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास प्राइमरी साइट जो है वो एटीपी प्रोडक्शन की माइटोकॉन्ड्रिया होती है, विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 34 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल शेप इज स्फेरिकल. तो हमारे पास जो कोकस होता है इसकी स्फेरिकल शेप होती है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट 35 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो हमारे पास ये जो ऑप्शन ए बी एंड सी है ना, ये सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, जबकि जो हमारे पास ऑप्शन डी है थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन्स लेयर, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का करेक्टरिस्टिक है. ठीक है, उसमें हमारे पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है. नेक्स्ट 36 में कहते हैं रेट्रोवायरस लाइक HIV यूज विच एंजाइम्स टू कन्वर्ट द RNA जीनोम इनटू DNA. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट 37 में कहता है कि बैक्टीरिया दैट ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स. तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कीमोट्रॉफ्स कहते हैं, सॉरी कीमो ऑटोट्रॉफ्स खुद बनाते हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 38 में कहता है बैक्टीरिया दैट आर एबल टू फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. कहता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो किस ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं. तो वो लिग्यूम्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट 39 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प्स द बैक्टीरिया अटैच द सरफेस एंड टू द अदर सेल्स. तो अटैचमेंट के लिए जो है वो पिल्लाई इन्वॉल्व होता है या हेल्प करता है, जिसे हम लोग फिम्ब्रे भी कहते हैं. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 40 में कहता है जेनेटिक मटेरियल्स इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स इज टिपिकली फाउंड इन द. तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियाइड रीजन में प्रेजेंट होता है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट 41 में कहता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ. बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 42 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ सम प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो मूवमेंट या लोकोमोशन के लिए जो है वो फ्लैजेला इन्वॉल्व होता है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट 43 में कहता है कि बाइनरी फिशन इज द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन. तो हमारे पास देखो बाइनरी फिशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जो कि मोस्टली प्रोकैरियोट्स में होता है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ये आप लोगों ने बैक्टीरिया वगैरह में पढ़ा होगा. नेक्स्ट 44 में कहता है कि जेनेटिक वेरिएशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोकैरियोट्स थ्रू द प्रोसेसेस लाइक. तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक वेरिएशन जो है वो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के थ्रू होता है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट 45 में कहता है कि आर्चियाज आर द डोमेन ऑफ प्रोकैरियोट्स दैट आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू. देखो आर्चिया जो है वो प्रोकैरियोट्स के डोमेन में आता है. ठीक है, अब इनके पास एबिलिटी होती है कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जो है वो सर्वाइव कर सके. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 46 में कहता है स्टूडेंट ऑब्जर्व द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप एंड नोट्स द न्यूमरस ऑर्गेनेलीज फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. कहता है कि दीज ऑर्गेनेलीज आर मोस्ट लाइकली. तो हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो लाइजोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ताकि ये लाइजोसोम्स जो हैं या ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये सेलुलर वेस्ट को ब्रेक डाउन कर सकें. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट 47 में कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ द नोट्स कॉल्ड अ डॉर्सल होलो नर्व कॉल्ड फेरिंजियल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ. तो ये सारे करेक्टरिस्टिक नोट्स कॉल्ड हो गया, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड हो गया, फेरेंजियल स्लिट्स होंगी या हमारे पास पोस्ट एनल टेल होगी, ये सारे जो है वो कॉर्डेट्स के करेक्टरिस्टिक है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 48 में कहते हैं कि एनिमल्स विद द रेडियल सिमेट्री आर टिपिकली. तो हमारे पास जो सिसाइल आर प्लैंक्टोनिक एनिमल्स होते हैं इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है. ठीक है, अब ये जो हमारे पास सिसाइल आर प्लैंक्टोनिक जो है ना ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? नाइटेरिया से. ठीक है, इसे हम लोग सोलोन्ट्रेटास भी कहते हैं. ठीक है, अब ये जो सिसाइल्स हैं ना ये बेसिकली हम लोग कोरल्स, आप लोगों ने कोरल रीफ्स पढ़ा होगा तो उनमें जो ये कोरल्स को कहते हैं.
और प्लैंक्टोनिक जो है वो जेलीफिश को कहा जाता है। ये दोनों जो है वो नाइजीरिया से या सोलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं, फाइलम से बिलोंग करते हैं, और सोलेंट्रेटा में हमारे पास रेडियल सिमेट्री होती है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 49 में कहता है ट्रू सिलोम इज़ अ बॉडी कैविटी डैट इज़। ट्रू सिलोम जो है वो ऐसी बॉडी कैविटी होती है जिसको कम्प्लीटली लाइन किया हो मेसोडर्म ने। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 50 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हैविंग वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो इकाइनोडर्मेटास में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 51 में कहते हैं सेगमेंटेशन अ की फीचर इन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। सेगमेंटेशन जो है वो एनालिडा में होती है और आर्थ्रोपोडास में होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है सेगमेंटेशन का? बेसिकली इट अलाउ फॉर मोर एफिशिएंट लोकोमोशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 52 में कहता है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स इज प्राइमरली मेड अप ऑफ। तो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 53 में कहता है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट्स। तो रूट्स का प्राइमरी फंक्शन जो है वो एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है और दूसरा जो है वो एंचोर्स। अब एंचोर्स क्या होता है? बेसिकली एंचोर्स का मतलब होता है अटैचमेंट। अब ये यहाँ पे किस तरह की अटैचमेंट की बात हो रही है? अब यहाँ पे सेल की अटैचमेंट की बात हो रही है, ठीक है, टू द सरफेस आर द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 54 में कहता है कि पेरोक्सिसोम्स आर क्रूशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स particularly fatty acids, a process that can generate harmful byproducts. कहता है कि which enzyme is abundant in the peroxisomes to neutralize their byproducts. अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में वो ये कहना चाहता है कि हमारे पास बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके जो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि अक्सर हार्मफुल होते हैं। कहता है कि आप लोग बताओ कि पेरोक्सिसोम जो है वो इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। तो कहता है कि पेरोक्सिसोम में ऐसा कौन सा जो है वो एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि इन बाय प्रोडक्ट्स के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो पेरोक्सिसोम्स में हमारे पास कैटालेज प्रेजेंट होता है। अब इस कैटालेज का क्या फंक्शन है? पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास कैटालेज जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 को जो है वो डिकम्पोज कर देता है, ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन में। उसके अलावा यही कैटालेज सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज से। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास ये सेलुलर हीमोस्टेसिस को भी जो है वो मेंटेन कर रहा होता है ये कैटालेज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पेरोक्सिसोम्स में कैटालेज एंजाइम होता है जो कि बाय प्रोडक्ट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करवाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 55 में कहता है कि फ्लोएम टिश्यूज़ इन द प्लांट्स ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम टिश्यूज़ जो है वो शुगर को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है। इसके अलावा हमारे पास जाइलम टिश्यूज़ होते हैं जो कि वाटर को कंडक्ट करवाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 56 में कहता है कि ट्रांसपायरेशन द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द प्लांट्स प्राइमरली अकर्स थ्रू द स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टोमेटास के थ्रू होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 57 में कहता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटास आर रेगुलेटेड बाय। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो गार्ड सेल्स के थ्रू होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 58 में कहता है कि फोल्ड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सर्व टू। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो है वो फोल्डिंग हुई होती है, क्रिस्टास बने हुए होते हैं। बेसिकली ये फोल्डिंग जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है फॉर द सेलुलर रिस्पायरेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 59 में कहता है कि वस्कुलर बंडल्स इन द स्टेम ऑफ द डाइकोट प्लांट्स आर टिपिकली अरेंज्ड इन। तो डाइकोट्स प्लांट के जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, वो रिंग लाइक पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 60 में कहता है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का ये फंक्शन है कि वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाता है, साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 61 में कहता है इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है विद इन द नेटवर्क ऑफ द वेसल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 62 में कहता है कि मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज टू। तो रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन ये है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 63 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम्स। देखो पेरोक्सिसोम्स जो है वो अल्कोहल्स की डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है, ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन भी करवाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रोडक्शन एज एन इंटरमीडिएट, ये भी पेरोक्सिसोम्स का ही काम है। लेकिन पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ द प्रोटीन्स एंड सेक्रीशंस,
ये किसका काम है? गोल्जी बॉडीज़ का। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ पेरोक्सीसोम्स। नेक्स्ट MCQ नंबर 64 में कहता है कि इन ह्यूमन हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर्स। तो लंग्स का हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 65 में कहता है कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी। आर्टरीज जो होती है ना, ये ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट मूव करवाती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 66 में कहता है कि बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस इंक्लूड। तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 67 में कहता है कि विच टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस में जो है वो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 68 में कहता है कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडीज जो है वो इनको बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 69 में कहता है कि फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। कहता है कि एक पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। तो आप लोग बताओ कि उसकी नेट फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगी? तो उस पार्टिकल की नेट फोर्स जो है वो एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 70 में कहते हैं कार इज़ मूविंग ऑन अ लेवल कर्व्ड रोड। कहते हैं कि कार जो है वो कर्व्ड रोड के ऊपर जो है वो मूव कर रही है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगी, जो कि टायर्स और रोड के दरमियान होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 71 में कहता है रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज डबल्ड वाइल कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी। देखो, कहता है कि अगर हम लोग सर्कुलर पाथ के रेडियस को डबल कर लें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। सो अगर हम लोग रेडियस को डबल करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हाफ हो जाएगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर वो वेलोसिटी को डबल करता तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ होती, क्योंकि वेलोसिटी के स्केयर के साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। नेक्स्ट 72 में कहते हैं कि साइक्लिस्ट इज लीनिंग इनवर्ड्स वाइल टर्निंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, दिस लीनिंग हेल्प्स टू। कहता है कि एक साइक्लिस्ट जो है जब सर्कुलर ट्रैक के अंदर मूव करता है तो उसने अपना पेट जो है वो इनवर्ड मूव किया होता है। कहता है कि ये क्यों करता है ऐसा है? वो इसलिए करता है ताकि उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 73 में कहता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज मेजर्ड इन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रेडियंस में मेजर करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 74 में कहता है कि 2 डिस्क्स हैव द सेम मास एंड थिकनेस बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद डेंसिटीज P1 एंड P2। ठीक है। कहता है कि 2 डिस्क्स हैं, उनका मास भी सेम है, उनकी थिकनेस भी सेम है, लेकिन उनकी डेंसिटीज़ डिफरेंट हैं। ठीक है। पहली जो डिस्क है उसकी डेंसिटी जो है वो ग्रेटर है दूसरी डिस्क के मुकाबले में। कहता है कि देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स आर I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो, बाकी सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ डिस्क 1 जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिस्क 2। देखो, जिस डिस्क की डेंसिटी हाई होगी ना उसका रेडियस कम होगा। अब हमारे पास P1 की डेंसिटी हाई है तो इसका रेडियस जो है वो स्मॉल होगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं R1 इज़ लेस दैन R2। अब हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, तो वो बॉडी जिसका रेडियस कम होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, और वो डिस्क जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्क 1 होगी, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो लेस होगा एज़ कम्पेयर टू डिस्क 2, क्योंकि डिस्क 1 का रेडियस कम है ना। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 75 में कहते हैं रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। फोर्स के रोटेशनल एनालॉग को हम लोग टॉर्क कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, जबकि फोर्स जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है। 76 में कहता है नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर नेट टॉर्क जो है वो किसी सिस्टम की जीरो हो तो हमारे पास उसकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसकी रीज़न आप लोग नीचे पढ़ सकते हो। कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इफ द नेट टॉर्क इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट।
सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 77th में कहते हैं सॉलिड सिलेंडर एंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ द सेम मैसेज एंड रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीच द बॉटम फर्स्ट। एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है और दूसरा हमारे पास हॉलो सिलेंडर है जिसका मैस भी सेम है और रेडियस भी सेम है। कहता है कि इनमें से कौन सा जो है वो सिलेंडर जो है वो बॉटम पे सबसे पहले आएगा। देखो हमारे पास जो सॉलिड सिलेंडर होता है ना, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्मॉल होता है, जबकि हॉलो का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो लार्ज होता है। अब इस सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी का ज़्यादातर पोर्शन जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जल्दी जो है वो रोल डाउन होगा। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि सॉलिड सिलेंडर जो है वो जल्दी नीचे आएगा। नेक्स्ट 78 में कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स इज करेक्टराइज बाय द पार्टिकल मोशन दैट इज। देखो ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास जो पार्टिकल्स की मोशन होती है ना, वो प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 79 में कहते हैं कि साउंड वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू एन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो साउंड वेव्स हमारे पास बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, सो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 80 में कहते हैं कि नंबर ऑफ कंप्लीट ऑस्किलेशन ऑफ द वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, तो उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी पार्टिकल की, ठीक है, उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट 81 में कहता है कि व्हेन अ वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली रिमेन्स अनचेंज्ड। देखो जब भी हमारे पास एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेव स्पीड भी चेंज होती है, वेव लेंथ भी इंक्रीज होती है, चेंज होती है, और उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, जबकि फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे डायफ्रैक्शन की जो है डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग इसको भी पढ़ लो, ये भी मेन टेस्ट में आ सकती है, ठीक है। ये बल्कि मैं खुद ही बता देता हूँ। देखो हमारे पास जब भी किसी ऑब्स्टिकल की वजह से वेव बैंड हो जाए तो उसे हम लोग डायफ्रैक्शन कहते हैं। या फिर आप लोगों ने देखी होगी ये फिगर कि किसी भी नैरो ओपनिंग की वजह से जब वेव स्प्रेड होती है तो उसे हम लोग डायफ्रैक्शन कहते हैं, जस्ट लाइक दैट। अब ये नैरो ओपनिंग है, हम लोग यहाँ से वेव जो है वो पास करवा रहे हैं, या ये लाइट भी हो सकती है, तो इस ओपनिंग से जो स्प्रेडिंग होगी ना, उस स्प्रेडिंग को हम लोग डायफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 82 में कहता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन टू आर मोर वेव्स ओवरलैप द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इज द। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती है ना, वो उस वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 83 में कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन टू वेव्स मीट आर। देखो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, जब भी हमारे पास दो वेव्स आपस में इन फेज हों और उनका फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई रेडियंस का इंटीजरल मल्टीपल हो, तो उसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास दो वेव्स इन फेज नहीं होती, वो आउट ऑफ द फेज होती हैं, और उनका फेज डिफरेंस जो है वो पाई रेडियन का ऑड मल्टीपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट 84 में कहते हैं कि स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन। देखो जब भी हमारे पास दो आइडेंटिकल वेव्स की सुपरपोजिशन होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन स्पीड सेम हो, तो उसे हम लोग स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 85 में कहता है कि इन द स्टेशनरी वेव्स पॉइंट्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है उसे हम लोग नोड्स कहते हैं, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो तो उसे हम लोग एंटी नोड्स कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 86 में कहते हैं कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट causing it to move a certain distance। कहते हैं if the angle between the force and the displacement is greater than 90 degree then what can be said about the work done by the force। देखो जब भी हमारे पास थीटा जो है वो 90 से ग्रेटर होगा ना, तो हमारे पास जो वर्क डन है ना वो नेगेटिव होगा। देखो हमारे पास वर्क डन किसकी इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी या एफ एस कॉज ऑफ थीटा, और कॉज ऑफ थीटा की जो वैल्यूज़ 90 से अबव होती हैं वो सारी नेगेटिव में आती हैं, तो इसलिए हमारे पास वर्क डन भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 87 में कहते हैं कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सर्टेन हाइट नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस एज द बॉल फॉल्स व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो एक बॉल जो है वो जब वो सर्टेन हाइट पे होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेटर होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बॉल जो है वो नीचे की तरफ गिरती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो
डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। देखो सिंपल इज़ दैट, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट की वजह से होती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली एक बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 88 में कहता है कि टू कार्स ऑफ द डिफरेंट मैसेज आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब दो कार्स हैं, उनके मैसेज डिफरेंट हैं, काइनेटिक एनर्जीज उनकी सेम है दोनों की। कहता है कि इफ़ द सेम ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड टू बोथ कार्स, विच कार विल कम्स टू स्टॉप इन द शॉर्टर डिस्टेंस। देखो दोनों कार्स के जो मैसेज हैं वो डिफरेंट है, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब इस सेम काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो है वो सेम डिस्टेंस पे जाके जो है वो स्टॉप होंगी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 89 में कहता है, पर्सन कैरीज अ हैवी सूट केस हॉरिजेंटली। अब हॉरिजेंटली जो है वो सूट केस को कैरी कर रहा है, तो मतलब थीटा क्या होगा, 90 होगा, अक्रॉस अ लेवल फ्लोर एट द कांस्टेंट वेलोसिटी। कहता है कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द सूट केस। देखो वो बंदा जो है वो हॉरिजेंटली सूट केस को कैरी कर रहा है, थीटा 90 है, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब थीटा 90 है तो हमारे पास कॉस ऑफ 90 क्या होता है, 0 होता है। अगर कॉस ऑफ 90 0 है तो हमारे पास ओवरऑल वर्क डन भी जो है वो क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 90 में कहता है, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द सर्टेन डिस्टेंस, इफ द कंप्रेशन इज डबल्ड बाय व्हाट फैक्टर डज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इंक्रीजेस। देखो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है, बेसिकली इट इज़ इक्वल टू 1/2 kx का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x जो है वो कंप्रेशन को शो कर रहा है। दिस मीन्स दैट हमारे पास इन केस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंप्रेशन। अब अगर हम लोग कंप्रेशन को डबल कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है टू द स्क्वायर ऑफ कंप्रेशन, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 91 में कहता है कि यू आर राइडिंग इन एन एलिवेटर दैट इज मूविंग अपवर्ड। अब एक एलिवेटर है जो कि अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। कहता है कि एट द कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द एलिवेटर फ्लोर ऑन यू एज कम्पेयर टू योर वेट। अब देखो हमारे पास पहले आप लोग इस सिनेरियो को समझ लो, एक एलिवेटर है जो कि अपवर्ड मूव कर रही है, मतलब वो अपनी फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो एलिवेटर की फोर्स है जो कि अपवर्ड एक्सर्ट हो रही है, इसे हम लोग नॉर्मल फोर्स का नाम देंगे, ठीक है। और दूसरी हमारे पास वेट फोर्स है, हमारा अपना जो वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्सर्ट हो रहा है, उसे हम लोग वेट फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करना है आपस में। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि उसने कहा है कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ना वो 0 होगी। अगर एक्सेलरेशन 0 होगी तो हमारे पास नेट फोर्स जो है वो भी 0 होगी। अब इस नेट फोर्स को 0 रखने के लिए इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो इक्वल होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 92 में कहता है कि टू ऑब्जेक्ट्स वन ट्वाइस एज मैसिव एज द अदर। एक दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मैस जो है वो दूसरे से जो है वो ज़्यादा है, और ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट इन द वैक्यूम। वैक्यूम को आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है। कहता है कि विच ऑब्जेक्ट्स विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। देखो वैक्यूम में हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो ये सेम टाइम के साथ जो है वो ग्राउंड तक पहुंचेंगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 93 में कहता है इफ आर्क लेंथ फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल इज 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी। अब कहता है कि अगर हमारे पास आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के 3 टाइम्स हो, 3x हो, तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। हमें पता है कि हमारे पास 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। अब हम लोगों ने जो है वो 3x के लिए फाइंड करना है। जस्ट सिंपल हम लोग जो है वो दोनों तरफ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 रेडियंस इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज मल्टीप्लाई 3 रेडियंस इज इक्वल टू, आप लोगों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोगों के पास राउंड अबाउट 172 डिग्रीज बनेगा, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 94 में कहता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर द सैटेलाइट इज़। देखो सैटेलाइट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती है, इसलिए इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 95 में कहता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मिनट्स हैंड में जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो 0 होती है, जिसकी वजह से उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी जो है वो 0 होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 96 में कहता है कि लीनियर वेलोसिटी वेक्टर एंड द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर्स आर ऑलवेज
देखो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर दोनों जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एंगल है वो 90 होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 97 में कहता है कि यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसकी किलो होता है, बेसिकली इट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मैस का किलोग्राम होता है, रेडियस का मीटर होता है, यहाँ पे स्केयर है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 98 में कहता है एंगुलर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 रेडियन पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स फ्रिक्वेंसी। देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। हम लोगों ने एफ फाइंड करना है, एफ को सेपरेट कर लेंगे, डब्ल्यू बाई 2 पाई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2 पाई। डब्ल्यू पुट करो, ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 से कैंसिल इज इक्वल टू 1 बाई पाई। फ्रीक्वेंसी है तो इसके साथ यूनिट जो है वो हर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट 99 में कहते हैं कि व्हील ऑफ द रेडियस 2 मीटर कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 4 सेकेंड्स। टाइम गिवन है, रेडियस गिवन है, कहता है कि आप लोग एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करो। एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब देखो हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो इट इज़ इक्वल टू 1 बाई टी होती है, इसको हम लोग इस रिलेशन में इंसर्ट कर लेंगे, ये बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई 1 बाई टी। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे टाइम गिवन है ना 4 सेकेंड्स, इसे हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 2 1s आर 2 2s आर, इसे हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2। यूनिट हमारे पास आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 100 में कहते हैं पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 5 मीटर, रेडियस क्या मैंने 5 मीटर विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि इसकी आप लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वी स्क्वायर हमारे पास वेलोसिटी भी गिवन है 10 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है जी 5, 10 का स्क्वायर 100 होता है डिवाइडेड बाय 5, 5 1s आर 5 20s आर, विच इज़ योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 101 में कहते हैं इफ अ टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी। कहते हैं कि आप लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। देखो हमारे पास एक रिलेशन है टाई इज इक्वल टू आई ए। आई हमारे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो कर रहा है, जो कि हम लोगों ने फाइंड करना है, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल टू टा डिवाइडेड बाय ए। टॉर्क कितना है 10 है, ये 10 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितनी है जी 2, हमारे पास कितना बन जाएगा 5, विच इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 102 में कहता है डिस्क ऑफ मैस 2 किलोग्राम, मैस के मन है, रेडियस के मन है 0.5, इज रोटेटिंग एट 5 रेडियंस पर सेकेंड। कहते हैं कि आप लोग इसकी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी फाइंड करो। रोटेशनल किनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, बेसिकली रोटेशनल किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी गिवन है जो कि 5 है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम लोग इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करेंगे। इसे हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिस्क है ना, तो डिस्क के लिए हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। ये बन जाएगी हमारे पास 1/2, मैस कितना है जी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं होगा, mr स्क्वायर है, r का स्क्वायर है, इंटू 2 मल्टीप्लाई, रेडियस हमारे पास कितना है 0.5 का स्क्वायर। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लो तो ये आप लोगों के पास राउंड अबाउट 0.25 बनता है। जस्ट आप लोग क्या करोगे, इसको और इस 5 को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो आप लोगों के पास रोटेशनल किनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है जी 0.25 मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये आप लोगों के पास राउंड अबाउट बनेगा कितना 3.12। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब किनेटिक एनर्जी है तो यूनिट जो है उसका जूल आएगा,
ये भी आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट 103 में कहते हैं कि पॉइंट ऑन द रिम ऑफ रोटेटिंग डिस्क विद द रेडियस 1 मीटर हैज़ अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज। अब उसने आपको रेडियस भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है, हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो सिंपल लीनियर वेलोसिटी होती है ना, वो इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हम लोगों ने ओमेगा फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओमेगा को हम लोग जो है वो अरेंज कर लेंगे, v डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v कितना है, वेलोसिटी कितनी है जी 3 है, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 1। हमारे पास ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 3 रेडियंस पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 104 में कहता है फोर्स ऑफ द 5 न्यूटन इज अप्लाइड टेजेंटली टू द रिम ऑफ द व्हील विद द रेडियस ऑफ 0.2 मीटर, द टॉर्क प्रोड्यूस इज। उसने आपको फोर्स भी दी हुई है, रेडियस भी दिया हुआ है, हम लोगों ने टॉर्क फाइंड करनी है। क्या रिलेशन होगा, टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ साइन ऑफ थीटा। अब ये टेजेंटली मूव कर रही है, तो हमारे पास जो थीटा है ना वो 90 होगा। ठीक है, इन दिस केस तो जस्ट हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। रेडियस कितना गिवन है जी 0.2 मल्टीप्लाई फोर्स कितनी है 5 न्यूटन मल्टीप्लाई साइन ऑफ 90। ठीक है, साइन ऑफ 90 हमारे पास चाहे वो 1 की इक्वल होता है। जस्ट सिंपल हम लोग क्या कर लेंगे 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास राउंड अबाउट बन जाता है। 0.2 को हम लोग मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो हमारे पास ये 1 बनता है, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 105 में कहता है कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड्स एंड कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स, इट्स एवरेज डी एक्सलरेशन इज। अब हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज डी एक्सलरेशन फाइंड करनी है ना, तो इसके लिए हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखो पहले कार मूव कर रही थी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फिर उसके बाद वो रेस्ट पे आ गई। जब वो रेस्ट पे आई तो ऑब्वियसली उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो हम लोग इस इक्वेशन को जो है वो एक्सेलरेशन के लिए अरेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा वी एफ, यहाँ पे वी आई जो है वो प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी इज इक्वल टू वी एफ कितना है जी, वी एफ 0 है, 0 माइनस इनिशियल कितनी है जी 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -4। ये माइनस है वो डी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन के साथ माइनस नहीं लिखे हुए, लेकिन आपका जो मेन टेस्ट होगा उसमें मैंशनड होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने माइनस के साइन को लाजमी जो है वो कंसिडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट 106 में कहते हैं बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम हैज़ अ मोमेंटम ऑफ 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी। देखो मास भी गिवन है, मोमेंटम भी गिवन है, हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या रिलेशन यूज़ करेंगे, मोमेंटम वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, पी इज इक्वल टू एम वी होता है। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी के लिए इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, वी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय एम। मोमेंटम कितना गिवन है 25 और मास कितना है जी 5, ये कितना बन जाएगा 5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 107 में कहते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम नियर द अर्थ सरफेस, उसका वेट कितना होगा। तो हमारे पास सिंपल है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू मास कितना है 10 मल्टीप्लाई नियर द अर्थ, तो हमारे पास 9.8 होगा जी। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना बन जाता है 98, ऑप्शन कौन सा सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 108 में कहता है कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, मतलब मास गिवन है, एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड्स। ठीक है, वेलोसिटी गिवन है, ये वी आई है, ये वी एफ है, और टाइम गिवन है। कहते हैं आप लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो हमारे पास क्या होता है, सिंपल फोर्स का अगर हम लोग रिलेशन देखें तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। इस एक्सेलरेशन को हम लोग जो है वो लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, या सिंपल टी भी हम लोग लिख लें तो ठीक होगा। अब डेल्टा वी है तो इस डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। जस्ट आप लोग वैल्यूज़ को पुट करो, क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू मास कितना है जी 5 इंटू वी एफ कितना है 8 माइनस
इनिशियल कितना है 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 3। आप लोग इसको जो है वो सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास जो है वो राउंड अबाउट 10 न्यूटन जो है वो फोर्स आ जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 109 में कहता है कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द 10 सेकंड्स। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज। अब उसने आपको जो है वो एक्सेलरेशन दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जस्ट सिंपल हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई टाइम कितना है जी 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1/2 एस्टेज आ जाएगा ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी है, ये एक्सेलरेशन गिवन है ना जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, 4 मल्टीप्लाई 4 और टाइम कितना है दोबारा 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टी का स्क्वायर है। जस्ट आप लोगों ने इसको फाइंड कर लेना है। 0 मल्टीप्लाई 10 ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 100। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लो तो ये राउंड अबाउट हमारे पास 200 मीटर तक बन जाएगा डिस्टेंस, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 110 में कहते हैं 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट मैस गिवन है जी इज लिफ्टेड वर्टिकली बाय 3 मीटर, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। हम लोगों ने वर्क डन फाइंड करना है और वो जो है वो उसको लिफ्ट कर रहे हैं वर्टिकली। अब देखो उसको लिफ्ट कर रहे हैं, किसी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वर्क डन जो है वो होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू डब्ल्यू जी इज इक्वल टू एम जी एच आ जाएगा। मैथ्स भी गिवन है 2, ग्रेविटी का तो हमें पता है ये कितनी होती है 10 होती है, ये 9 पॉइंट आप लोग पुट कर लो, लेकिन कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम लोग 10 ही लिखेंगे, बाद में ऑप्शंस के साथ कंपेयर कर लेंगे। हाइट कितनी है जी 3 मीटर, आप लोग जस्ट मल्टीप्लाई करो। अब ये राउंड अबाउट हमारे पास 60 बनता है ना। अब 60 के नज़दीक नज़दीक आप लोग ऑप्शंस देख लो। अब यहाँ पे 60 के नज़दीक नज़दीक प्लस 58 भी है और माइनस 58 भी है, लेकिन हम लोग कौन सा टिक करेंगे, माइनस वाला। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है वो वर्क डन नेगेटिव जो है वो हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है, वर्टिकली उसको मूव करवा रहे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 111 में कहता है कि 100 जॉल ऑफ द वर्क इज डन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग। अब यहाँ पे हमारे पास वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। और ये कहता है कि स्प्रिंग को 0.2 मीटर स्ट्रेच करने के लिए 100 जॉल वर्क डन किया है। तो आप लोग स्प्रिंग कांस्टेंट के को फाइंड करो। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, हम लोगों ने के को फाइंड करना है। तो इस के लिए हम लोग इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। जस्ट सिंपल आप लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो ये क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी कितना है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन 100 है, डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्केल लेंगे तो हमारे पास ये 0.04 बन जाएगा। आप लोग अगर इसको डिवाइड करो तो ये राउंड अबाउट 5000 बनता है, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 112 में कहता है इफ़ अ पंप लिफ्ट 50 किलोग्राम ऑफ द वाटर, वेट गिवन है टू द हाइट ऑफ 5 मीटर इन 10 सेकेंड्स, हाइट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। द पावर आउटपुट ऑफ द पंप पी हम लोगों ने फाइंड करना है, मतलब पावर आउटपुट फाइंड करनी है। तो पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अब हम लोग वर्क डन जो है वो हाइट पे कर रहे हैं, तो हाइट पे जो वर्क डन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इस वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को mgh डिवाइड बाय टाइम। जस्ट सिंपल आप लोगों ने अब वैल्यूज़ पुट करनी है। मैस कितना है 50 ग्राम्स किलोग्राम, सॉरी ग्रेविटी हमारे पास जो है वो 10 होती है, या 9.8 आप लोग कुछ भी लिख लो, लेकिन कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम लोग 10 लिखेंगे। हाइट कितनी है जी 5 मीटर, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। इसको आप लोग सोल्व करो तो आप लोगों के पास 250 वाट्स पावर आउटपुट आ जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 113 में कहता है कि वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एंड अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर, इट्स वेलोसिटी इज। तो हम लोग रिलेशन यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हम लोगों ने फाइंड भी v करना है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है। जस्ट सिंपल 50 मल्टीप्लाई 2 तो ये 100 बन जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 114 में कहता है वेव ट्रेवल्स 60 मीटर इन 3 सेकेंड्स। हम लोगों ने स्पीड फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू डी बाई टी। डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो हमारे पास बन जाएगा 60 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू
20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 115 में कहता है टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकेंड्स, इट्स फ्रिक्वेंसी इज। टाइम पीरियड के मैंने हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रिक्वेंसी किसकी ग्रोथ है? इट इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो हमारे पास जस्ट सिंपल आप लोगों ने जो है वो डिवाइड करना है इसको 1/0.02, तो ये कितना बन जाएगा? 50। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 116 में कहता है कि टू वेव्स विद द एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इंटरफेयर्स कंस्ट्रक्टिवली, द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज। देखो कंस्ट्रक्टिवली जो है वो इंटरफेयर कर रही है, तो जस्ट सिंपल हम लोग इन दोनों एम्पलीट्यूड्स को प्लस कर लेंगे। 3 + 4 7, विच इज़ योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 117 में कहता है कि टू वेव्स विद द एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर्स इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। ऊपर वाला कंस्ट्रक्टिवली था, ये डिस्ट्रक्टिवली है। ऊपर हम लोगों ने प्लस किया था, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, कहता है द मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज। तो हम लोग जस्ट सिंपल क्या करेंगे? 5 - 3, ये कितना बन जाता है? 2। सॉरी 3 नहीं, ये 2 है। ठीक है, 5 - 2, तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा? 3, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 118 में कहता है, फॉर सिस्टम अब्जॉर्ब 50 जॉल ऑफ द हीट एंड डज 20 जॉल ऑफ द वर्क। एक सिस्टम है वो 50 जॉल हीट को एब्जॉर्ब करता है और 20 जॉल वर्क डन करता है। कहता है कि आप लोग उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी फाइंड करो। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू जो हीट सिस्टम ने एब्जॉर्व किया उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे वर्क डन को। तो जस्ट सिंपल हम लोग लिखेंगे 50 - 20, ये कितना बन जाता है? 30। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 119 में कहता है ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीज बाय 40 जॉल, द वर्क डन बाय द गैस इज। कहता है कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो 40% जो है वो या 40 जॉल डिक्रीज हो रही है। तो आप लोग वर्क डन जो है वो फाइंड करो। देखो डिक्रीज हो रही है तो इसको हम लोग -40 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना, उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती। ठीक है, क्यों? हमारे पास 0 होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू फ्राडेज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फ्राडे मोशन का लॉ नहीं है, ड्यू टू फ्राडे फर्स्ट लॉ हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डबल यू। अब क्यू यहाँ पे 0 होता है, 0 - डबल यू कितना है यहाँ पे? -40 है। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, -40, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? +40। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, -40 नहीं होगा, -40 इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन इक्वेशन के इस माइनस के साथ ये मिल के प्लस हो जाएगा। आप लोगों ने इन प्लस माइनस का लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 120 में कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड, द चेंज इन द टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल। तो हम लोगों ने सेंटीग्रेड स्केल रीडिंग को जो है वो कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल रीडिंग में। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद फिर उसमें हम लोगों ने चेंज फाइंड करनी है टेम्परेचर में। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है? केल्विन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू सेंटीग्रेड स्केल रीडिंग प्लस 273 पॉइंट भी है 0.15। ठीक है, अब आप लोगों ने इन दोनों टेम्परेचर्स को पहले जो है वो चेंज करना है। हमारे पास जो पहला टेम्परेचर है K1 कितना है जी? 27 है, 27 प्लस 273.15। दूसरा K2 है, कितना है जी? 127 प्लस 273.15। इनको आप लोग प्लस कर लो, इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा 300.15 केल्विन। ठीक है, और इसका हमारे पास आ जाएगा 400.15 केल्विन। अब हम लोगों ने जो है वो क्या फाइंड करना है? डेल्टा टी फाइंड करना है। तो डेल्टा टी में हम लोग क्या करते हैं? T2 को माइनस करते हैं T1 में से, ये क्या बन जाएगा? T2 कितना है? 400.15 माइनस 300.15, ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 100। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 121 में कहता है फिनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 2 मीटर क्यूब एंड इट्स एक्सपैंड आइसोथर्मली टू द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर क्यूब। हम लोगों ने ये रेशो फाइंड करनी है फाइनल प्रेशर की टू इनिशियल प्रेशर। देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वो ये कहता है कि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्रेशर्स और 2 वॉल्यूम्स इंट्रोड्यूस हैं, तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं P इनिशियल प्रेशर या P1 हम लोग इसको कह सकते हैं V1 या VI इज इक्वल टू PF VF। ठीक है, इसको आप लोग 2 भी लिख सकते हो, जैसे आपको आसानी हो। अब हम लोगों ने रेशो फाइंड करनी है प्रेशर की
फाइनल टू इनिशियल, आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, इनिशियल टू फाइनल या फाइनल टू इनिशियल। हम लोगों ने फाइनल टू इनिशियल फाइंड करनी है, पी एफ डिवाइड बाई पी आई फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग इसके मुताबिक जो है वो इस इक्वेशन को जो है वो अरेंज कर लेंगे। अब हम लोग जो है वो इस पी एफ को ऊपर ही रखेंगे, ये पी एफ एस्टेज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जब दूसरी साइड से ये वाला पी आई आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड पे जो है वो वी आई बच गया, यहाँ से जिस वक्त ये वी एफ उधर जाएगा तो उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये इक्वेशन आपके पास बन गई है। जस्ट सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये वाला फैक्टर फाइंड करना है ना, पी एफ डिवाइड बाई पी आई इज इक्वल टू वी आई डिवाइड बाई वी एफ। अब ये इक्वेशन ठीक हो गई है। अब वी आई हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम 2 है ना, और फाइनल कितना है 4, सो 2 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास बन जाता है 2 1s आर 2 2s आर 1/2 विच इज़ योर ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट 122 में कहता है हीट इंजन अब्जॉर्ब्स 200 जॉल ऑफ द हीट फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर एंड रिजेक्ट 150 जॉल टू द कोल्ड रिजर्वायर। हम लोगों ने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, ठीक है। उसने यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब दी हुई है कि कितनी हीट अब्जॉर्ब हो रही है और कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, ये गिवन है। हम लोगों ने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन किसकी इक्वल होती है, एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब की इक्वल होती है, ठीक है। क्यू एच से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है ना, वो हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्ट की फॉर्म में हो रहा है। तो इस वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड क्यू एच माइनस हीट रिजेक्टेड क्यू सी डिवाइडेड बाय अगेन हीट एब्जॉर्ब्ड क्यू एच, ठीक है। अब आप लोगों ने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अब हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है, 200 हुई है। रिजेक्ट कितनी हुई है, 150 रिजेक्ट हुई है, डिवाइडेड बाय अगेन वो हीट जो कि एब्जॉर्ब हुई है, जो कि 200 है। आप लोग इसको जस्ट सोल्व करो तो हमारे पास ये बन जाता है 50 डिवाइडेड बाय 200, 51s आर 54s आर, इसे हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास 0.25 की इक्वल होती है, विच इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 123 में कहता है इफ द एफिशिएंसी ऑफ द कॉर्नेट इंजन इज 0.5 एंड इट अब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ द हीट। तो हम लोगों ने वर्क डन फाइंड करना है। तो हमारे पास कॉर्नेट इंजन की एफिशिएंसी का क्या रिलेशन होता है, हम लोगों ने ये प्रीवियस एमसीक्यू में देखा है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड क्यू एच। देखो अब हम लोगों ने वर्क डन फाइंड करना है। हम लोग इस इक्वेशन को जो है वो अरेंज कर लेंगे वर्क डन के लिए। तो ये क्यू एच उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई क्यू एच इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन। तो हमारे पास जस्ट सिंपल हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफिशिएंसी कितनी है जी 0.4 है, और हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई है 500। सॉरी माइनस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये राउंड अबाउट बनता है जी 200 समथिंग, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 124 में कहता है कि अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ द वाटर बाय 10 डिग्री। कहता है कि 0.5 किलोग्राम वाटर है, उसका जो है वो 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। स्पेसिफिक हीट भी उसने आपको दी हुई है विच इज़ 4200। तो सिंपल हमारे पास रिलेशन है जी स्पेसिफिक हीट का, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। हम लोगों ने इस क्यू को फाइंड करना है। क्यू इज इक्वल टू मैस कितना है 0.5, स्पेसिफिक हीट कितनी गिवन है जी, सी इज इक्वल टू 4200 मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई कितना टेम्परेचर राइज करना है 10 मल्टीप्लाई 10। आप लोग इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोगों के पास राउंड अबाउट बनेगा 21,000 जूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 125 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये स्टेट करता है कि डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ द सेम कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट इन द सेम मास रेशो। ऑप्शन बी। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, ठीक है। इसका आप लोग कोई भी सैंपल ले लो, ठीक है, रिवर से ले लो, लेक से ले लो, या किसी भी मेल्टेड आइस का जो है वो सैंपल ले लो। इसमें जो है वो हमेशा एलिमेंट्स सेम ही रहेंगे, मतलब उस वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, और उनकी जो मास रेशो है ना वो भी सेम ही रहेगी।
आप लोग किसी भी सैंपल का वो जो है वो वाटर ले लो। अब हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग इनकी परसेंटेज वाइज कंपोजिशन देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ये 2:1 की फॉर्म में होते हैं। या फिर अगर हम लोग जो है वो इनकी मोलर रेशोज़ जो है वो देख लें तो हमारे पास हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, 2 आ गया 2 रेशो। ऑक्सीजन का 16 होता है और एक ही ऑक्सीजन है, ये आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:8। अब इस सिंपल सी स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोग किसी भी सैंपल का वाटर ले लो, ठीक है, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, उसकी कंपोजिशन भी सेम ही होगी, ठीक है, और उनकी जो मैस रेशो है 1:8 वो भी हर सैंपल में सेम ही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 126 में कहता है इफ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, आपको जो है वो एक कंपाउंड दिया गया है, उसका मोलर मैस दिया गया है विच इज़ 180। कहता है कि आप लोग उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करो। तो हमारे पास जो मेन रिलेशन ना इस चीज़ को फाइंड करने का वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई एन। अब एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो भी गिवन नहीं है, वो भी हम लोग पहले फाइंड करेंगे और इस एन को भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास कंपाउंड कौन सा जी, CH2O है, इसका हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे। एक कार्बन है तो ये 12 आ जाएगा, उसके बाद 2 हाइड्रोजन है तो हमारे पास एक होता है हाइड्रोजन का, तो ये टोटल 2 बन जाएंगे, +2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 30 बन जाता है। अब हम लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया, अब हम लोगों ने इस एन को फाइंड करना है, ठीक है। अब इस एन को फाइंड करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि मोलर मैस को जो है वो डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला पे। मोलर मैस हमारे पास गिवन है विच इज़ 180, एन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला जो कि हम लोगों ने ये फाइंड किया है, ये 30, 180 डिवाइड बाई 30 ये कितना हो जाएगा 6। अब आप लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को इस 30 को और इस 6 को इस रिलेशन में पुट करना है, इस रिलेशन में, या फिर जस्ट सिंपल आप लोगों ने जो है वो इस 6 को जो है वो इस कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, जस्ट लाइक दैट। 6 इंटू कितना है जी CH2O, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जस्ट आप लोग इसको जो है वो बेसिस के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ पे कार्बन का 1 है तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर C6 बन जाएगा। हाइड्रोजन 2 है तो हमारे पास 2 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर H12, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 1 है तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी 6 बन जाएगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया जी C6H12 एंड O6 विच इज योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 127 में कहता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला है, H2SO4। अब देखो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में जो है वो कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है 0.5 मोल्स के लिए, तो जस्ट सिंपल हम लोग जो है वो इसको भी हाफ कर लेंगे, इसको भी हाफ कर लेंगे, ये 0.5 बन जाएगा। अगर हम लोग इसको हाफ करें और 4 जो है वो इसको हाफ करें तो हमारे पास ये 2 बन जाएगा, ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 128 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए कि हमारे पास 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस कंटेन्स 1 मोल विच इज़ इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब क्वेश्चन में जो है वो उसने हमको 11.2 दिया हुआ है, मतलब इन्होंने जो है वो 22.4 का हाफ किया हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, सिंपल इसका हाफ कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये बनेगा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 129 में कहता है कि a reaction has a theoretical yield of 25 grams of the product if the actual yield is 20 grams. What is the percentage yield? Percentage yield जो है वो इसका रिलेशन होता है हमारे पास, it is equal to actual yield divided by theoretical yield multiply with 100। Actual yield हमारे पास यहाँ पे कितनी है, गिवन है ना 20%, 20 grams, 20 divided by theoretical कितनी है 25 मल्टीप्लाई 100। जस्ट इसको सॉल्व करो तो आप लोगों के पास जो है वो ये राउंड अबाउट 80% बनती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 130 में कहता है कि लाइंस इन द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम्स अराइजेस ड्यू टू। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस बनती हैं वो किस वजह से बनती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन की वजह से बनती हैं, जो कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसकी वजह से ये लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 131 में कहता है कि विच सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन द विजिबल रीजन।
तो हमारे पास जो बाल्मर सीरीज़ होती है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, लाइमन जो है वो यूवी रीजन में फॉल करती है, और बाकी पेस्टन एंड ब्रैकेट जो है वो ये IR रीजन में फॉल करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 132 में कहता है कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन एन एटम करस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी ऑफ द एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। देखो हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होता है वो करस्पॉन्ड करता है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है एनर्जी ऑफ द एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 133 में कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच म्यू। ये जो म्यू है ये बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या इसे आप लोग E इज इक्वल टू एच एफ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अगर दो एनर्जीज अवेलेबल हो तो हम लोग इसको डेल्टा E भी लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू एच एफ। अब यहाँ से आप लोग रिलेशन निकाल सकते हैं ना कि डेल्टा E का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो वो यही बात कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 134 में कहता है कि एमॉर्फस सॉलिड्स डिफर फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन दैट वे दैट। देखो हमारे पास जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ना इनमें कुछ रेगुलर पैटर्न जो है वो नहीं होता, ठीक है। इनकी इरेगुलर शेप्स और अरेंजमेंट्स और वो सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 135 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। नेम से इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं या कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 136 में कहता है कि इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हाउ मेनी एटम्स आर एफिशिएंटली प्रेजेंट। हम लोगों ने एटम्स फाइंड करने हैं यूनिट सेल में जो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं हमारे पास कॉर्नर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास फेसेस। किसी भी क्यूब के अंदर कॉर्नर्स भी होते हैं और फेसेस भी होती हैं, और हमने एक क्यूब के यूनिट सेल में बताना है कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं एक क्यूब के यूनिट सेल में। देखो हमारे पास एक क्यूब में जो है वो 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 ही एटम्स होते हैं हर एक कॉर्नर पे। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 × 1/8, 8 कॉर्नर्स एंड 8 एटम्स विच इज़ इक्वल टू 1। और एक क्यूब के अंदर जो है वो 6 फेसेस होते हैं और 6 ही एटम्स भी होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर 6 फेसेस है तो हर एक फेस पे जो है वो एक एक एटम होगा, तो टोटल 6 एटम्स बन जाएंगे। लेकिन हर फेस सेंटर्ड को जो है वो शेयर किया होता है 2 एडजेसेंट यूनिट सेल्स ने, ठीक है। शेयर किए हुए तो हम लोग इसको 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 6 × 1/2 तो ये हमारे पास बनता है जी 3। आप लोग जस्ट इसको भी और इसको प्लस कर लो, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 विच इज़ योर ऑप्शन सी। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फेस सेंटर्ड क्यूब है उसके एक यूनिट सेल में टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 137 में कहता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिफरेंट व्हेन मेजर्ड अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस। देखो जब भी हम लोग डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एनिसोट्रॉपी को जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन से कंपेयर करते हैं ना, तो वो हर डायरेक्शन पे जो है वो डिफरेंट ही आती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 138 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड्स। तो जब भी हम लोग जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड्स का वेपर प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 139 में कहता है कि फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ द स्मॉल लिक्विड ड्रॉप। तो स्मॉल लिक्विड ड्रॉप या रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल होता है। इस स्फेरिकल शेप की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 140 में कहता है कि लिक्विड्स विद द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड्स टू हैव। ऐसे लिक्विड्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है लेकिन वेपर प्रेशर जो है वो लो होता है, ठीक है। ऑब्वियसली लिक्विड्स की जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अगर फोर्स है तो उसे बॉयल करने में हमें जो है वो अच्छा खासा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो उसको जो है वो वेपर्स बनने में भी जो है वो अच्छा खासा टाइम लगेगा, मतलब उसका वेपर प्रेशर भी जो है वो लो होगा। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 141 में कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड टू फ्लो। तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग जो है विस्कोसिटी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
142 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन जो है वो एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें वो मॉलिक्यूल्स जिनकी किनेटिक एनर्जी हायर होती है वो सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, और अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके एस्केप हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 143 में कहता है कि अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हमारे पास एक रिलेशन है किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये आप लोगों ने किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा होगा, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT²। दिस मीन्स दैट हमारे पास जो किनेटिक एनर्जी है उसका टेम्परेचर के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम लोग कह सकते हैं द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, इस किनेटिक एनर्जी के रिलेशन को आप लोगों ने लाजमी अपने जहन में रखना है। समटाइम्स केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर इस रिलेशन से एमसीक्यू आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू। उस वक्त स्टूडेंट्स 1/2 mv² को पुट कर रहे होते हैं। तो ये रिलेशन इस तरह से है, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT², ठीक है। नेक्स्ट 144 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वुड डेविएट मोस्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास पोलर होते हैं, ठीक है, या जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं वो ज़्यादा डेविएशन शो करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे NH3 है, इसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। सो दैट इज़ वाई ये डेविएशन भी शो कर रहे होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 145 में कहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 146 में कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मैसेज। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो देखो हमारे पास रिलेशन है जी R1/R2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ M1/M2, ठीक है। ये हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 147 में कहता है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन। देखो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली शेयरिंग करते हैं बिटवीन द टू एटम्स विद द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, तो उसे हम लोग जो है वो कहते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अगर वो इक्वली जो है वो शेयरिंग करें तो फिर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, अगर अनइक्वल है तो वो फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 148 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर डिस्पाइट हैविंग द पोलर बॉन्ड्स। कहता है कि इसमें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन हम लोग उस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कहते हैं। अब देखो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ठीक है, इसमें 2 पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन। लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री है कार्बन डाइऑक्साइड की वो लीनियर ज्योमेट्री होती है। इस तरह से सेंटर में कार्बन आ जाएगा और दोनों साइड्स पे डबल डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर ज्योमेट्री आ गई, ठीक है, दोनों तरफ जो है वो सिमेट्री है। तो आप लोगों ने डायपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा कि ये सिमेट्री जो है वो एक दूसरे के कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो इसे नॉन पोलर कंसिडर करते हैं, हालांकि इसमें पोलर बॉन्ड्स होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 149 में कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन। तो मेटालिक बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और पॉजिटिव आयंस के साइज के ऊपर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 150 में कहता है कि विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग। देखो हमारे पास जो लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेस और डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती हैं ये तो वीकर होती हैं, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन को एंड आयन डायपोल इंटरेक्शंस को। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास आयन डायपोल इंटरेक्शन होती है, लेकिन जब भी हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्डिंग होती है फिर वो हाइड्रोजन ही कंसिडर होती है। तो हम लोगों ने इन चीज़ों को भी देखना है। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 151 में कहता है कि इन द रिवर्सेबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। यार देखो रिवर्सेबल रिएक्शन है तो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होगा वो इक्वल होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 152 में कहता है कि फॉर द रिवर्सेबल रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है उसने आपको, कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द गिवन रिएक्शन इज। देखो हम लोग Kc को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। तो जस्ट सिंपल आप लोग प्रोडक्ट्स को लिख लो ना। प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, C इंटू डी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं जी, A इंटू बी, विच इज़ योर ऑप्शन
बी। अब यहाँ पे अगर बेसिस गिवन होंगे ना तो आप लोग वो स्केयर्स बनाते जाओगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं यहाँ पे ए का स्केयर लिख लेता, यहाँ पे बी के पीछे 3 होता तो मैं यहाँ पे बी का स्केयर लिख लेता। आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाई हैं, लेकिन ये राउंड ब्रैकेट नहीं होती, ये स्केयर ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 153 में कहता है अकॉर्डिंग टू लिशेटरी प्रिंसिपल इफ द सिस्टम एट द इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू द चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और द प्रेशर, द सिस्टम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन। देखो, जब भी हम लोग किसी सिस्टम को उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट से हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करके, कंसंट्रेशन को चेंज करके, या प्रेशर को, तो लिशेटरी प्रिंसिपल ये कहता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा उस तरफ जाएगी जिस तरफ उस रिएक्शन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिलीफ मिलेगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 154 में कहता है फॉर द रिएक्शन, उसने आपको जो है वो एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है। कहता है इंक्रीजिंग द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल। तो जब भी हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे। अब हम लोग इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं। 1 नाइट्रोजन का है और 3 हाइड्रोजन के हैं। तो लेफ़्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स 4 हो गए और राइट साइड पे कितने हैं, 2। मीन्स राइट साइड पे नंबर ऑफ़ मोल्स कम है। तो प्रेशर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन किधर प्रोसीड होगा, राइट साइड पे, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 155 में कहता है एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट टू द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। जब भी हम लोग कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वली जो है वो इंक्रीज़ होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। और इस कैटलिस्ट को ऐड करने से हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करते, वो सेम रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 156 में कहता है कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज़ डिफाइंड एज। तो हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 157 में कहता है कि मिनिमम एनर्जी दैट कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस फॉर अ रिएक्शन। तो उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए चाहिए होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 158 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स जनरली इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ नहीं करते। ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में कहता है कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करके। नो, हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में कहता है एडिंग एन इनहिबिटर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। सी भी गलत। ऑप्शन डी में कहता है इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट्स। ये बात ठीक है, हम लोग सॉलिड रिएक्टेंट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 159 में कहता है कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे, और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करते हुए, रिड्यूस करते हुए कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 160 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन होती है, हीट एंड वर्क जो है वो ये स्टेट फंक्शंस नहीं होते। अब ये स्टेट फंक्शन होता क्या है, आप लोग ये खुद पढ़ ले, ठीक है, वीडियो को पास करके। नेक्स्ट 161 में कहता है कि हैसेस लॉ स्टेट्स दैट टोटल एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। हैसेस लॉ ने ये कहा था कि हमारे पास जो एंथैल्पी चेंजेस होती हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, वो डिपेंड नहीं करती नंबर ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप लोग जो है वो एक रिएक्शन को जो है वो डायरेक्टली डी तक लेके जाते हैं, ए को डी तक लेके जाते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन है, या आप जो है पहले ए को कन्वर्ट करते हो बी में, ठीक है, बी को कन्वर्ट करते हो सी को सी में, एंड देन इस सी को कन्वर्ट करते हो डी में। अब देखो यहाँ पे सिंगल एक ही स्टेप था, यहाँ पे 3-4 स्टेप्स आ गए, तो कहते हैं कि ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। हैसेस लॉ सिर्फ ये कहना चाहता है। नेक्स्ट 162 में कहता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। तो हमारे पास एलिमेंट्स की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है स्टैंडर्ड स्टेट में वो 0 होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 163 में कहते हैं फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द साइन ऑफ एंथैल्पी चेंजेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हमारे पास जो एंथैल्पी चेंजेस होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और एंडो में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होंगी। ऑप्शन सी बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 164 में कहते हैं ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज। ऑक्सीडेशन में जो है वो हम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 165 में कहते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इलेक्ट्रोड वेयर द रिडक्शन अकर्स। देखो हमारे पास आप लोगों ने दो चीज़ें हमेशा अपने जहन में रखनी है कि रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगी, ठीक है, और एनोड पे हमारे पास हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। इसे आप लोग सी आर से याद कर लो, हर क्लास का एक सी आर होता है। आपको ये याद रहा तो आप लोग इजीली कह सकते हो कि कैथोड पे रिडक्शन होगी और एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 166 में कहता है कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन द गल्वानिक सेल इज टू। तो सॉल्ट ब्रिज का ये फंक्शन होता है कि वो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रोड सॉल्यूशंस एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 167 में कहता है इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 168 में कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cu+2 आयंस टू Cu मेटल। कॉपर की बात हो रही है, हम लोगों ने जो है वो नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चाहिए होंगे Cu+2 आयंस को जो है वो कॉपर में रिड्यूस करने के लिए। देखो इक्वेशन आप लोग लिख लो, सिंपल रिडक्शन हो रही है तो Cu+2 है, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स जब हम इसको देंगे इन दो को रिमूव करने के लिए, हमारे पास क्या बन जाएगा Cu। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हुए इसको रिड्यूस करने के लिए? 2, विच इज़ योर ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट 169 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल वुड यू एक्सपेक्ट टू बी द मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ये आगे स्टेटमेंट ये वैसे ही दी हुई है, ठीक है, इसको आप लोग हटा दें। देखो हमारे पास जो पोटाशियम होता है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लेता है पॉजिटिव आयन बनने के लिए। तो इसलिए बोलेंगे कि हमारे पास जो पोटाशियम है वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 170 में कहता है इन गल्वानिक सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट इज। देखो गल्वानिक सेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 171 में कहता है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस विच इंक्लूड। देखो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं ना, उसके लिए एक तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, 1 atm प्रेशर रिक्वायर्ड होता है और सोल्यूशन जो है वो 1 मोलर होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 172 में कहता है कोरिजन ऑफ द आयरन इज प्राइमरली एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो जब भी हम लोग आयरन की कोरिजन करते हैं या करवाते हैं या होती है तो उसमें हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनते हैं मेटल की सरफेस के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। तो हमारे पास ये जो कुरियन है ना आयरन की, ये गल्वानिक सेल की जो है वो एग्जांपल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 173 में कहता है मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन देन। देखो एक्स जो है वो वाई को डिस्प्लेस कर रहा है, दिस मीन्स एक्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन वाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 174 में कहता है कि रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। हमारे पास जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो रेड लिटमस को जो है वो कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस में, जबकि हमारे पास जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को जो है वो कन्वर्ट करते हैं रेड में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे रेड का ब्लू में पूछ रहा है। 175 में कहता है इट कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारे पास जो एसिडिक बफर होता है उसमें वीक एसिड होता है, साथ में उसका सॉल्ट होता है और साथ स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 176 में कहता है सोल्यूशन ए हैज़ pH इज इक्वल टू 3, ये इक्वल का साइन भी है बीच में, ठीक है, एंड सोल्यूशन बी हैज़ pH इज इक्वल टू 5। कहते हैं कि व्हाट इज़ द एसिडिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। कहते हैं कि एक सोल्यूशन है जिसका pH 3 है और दूसरे सोल्यूशन का 5 है, हम लोगों ने इनकी एसिडिटी जो है वो कंपेयर करनी है। देखो pH जो है वो जितनी कम होती है ना, तो हमारे पास सोल्यूशन उतना जो है वो एसिडिक होता है। pH जितनी ज़्यादा होगी सोल्यूशन जो है वो कितना होगा, बेसिक होगा। अब यहाँ पे सोल्यूशन ए की pH कम है, 3 है, तो इसका मतलब यह है कि ए जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर आप लोग ऑप्शन ए में देखो
The pH difference is 2, so solution A is 100 or 10 times more acidic than B. Option A is correct. Next 177 में कहता है कि water is neutral at all temperatures. Option C is correct. 178 में कहता है कि what is the acidic strength of 0.1 molar solution of HCl. एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करनी है. एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास रिलेशन होता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास. मोलैरिटी कितनी है यहाँ पे गिवन 0.1 मल्टीप्लाई मोलर मास कितना है. HCl है, HCl में हमारे पास जो है वो एक हाइड्रोजन होता है 1. क्लोरीन का कितना होता है 35.5. ये बन जाएगा 36.5. हम लोग यहाँ पे 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 36.5 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा राउंड अबाउट 3.65, विच इज़ योर ऑप्शन सी. नेक्स्ट 179 में कहता है कि ऑल कैटाइंस आर, जितने भी कैटाइंस होते हैं वो लीवियस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं, और जितने भी एनाइंस होते हैं वो लीवियस बेसिस के तौर पे एक्ट करते हैं. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट 180 में कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द हॉबर प्रोसेस. हॉबर प्रोसेस के लिए हमें जो है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 450 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है. प्रेशर जो है वो 200 से लेके 500 ATMs तक प्रेशर चाहिए होता है. ठीक है, आपसे वो लोग सेपरेटली प्रेशर का भी पूछ सकते हैं, टेम्परेचर का भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया. ठीक है, मतलब वो स्टेटमेंट बना सकते हैं कि हाउ मच प्रेशर एंड टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया. ऑप्शन ए में वो आपसे कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, या फिर ऑप्शन बी में आपसे कह सकते हैं लो टेम्परेचर लो प्रेशर, या फिर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, या फिर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर. तो आपको इस तरह से ऑप्शंस बना के दिए जा सकते हैं. तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया या फिर इन द हॉबर प्रोसेस हमारे पास हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है. ऑप्शन ए. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो पोर्शन हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है. अब मसला यह है कि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, तो इंग्लिश पोर्शन रिमेनिंग है, उसके 20 MCQs हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे. आप लोगों के साथ चाहे वो सारा शेड्यूल, सारी एक्सप्लेनेशन और आंसर कीज शेयर कर देंगे. तो आप लोगों ने इंग्लिश के 20 MCQs को खुद देख लें. ठीक है, फिर कोई भी मसला होता है तो आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मुझे इनबॉक्स में भी जो है वो मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.